हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव सेशन। और इस ऑब्जेक्टिव सेशन में जो भी प्रश्न बनाए जा रहे थे वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसका विश्लेषण आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा, आप इसको अवश्य देखिएगा। यह चैप्टर हम लोग शुरू किए थे विद्युत धारा अर्थात फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा। और विद्युत धारा से यह वीडियो पार्ट 2 होगा, अर्थात दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट आप लोग अवश्य देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अवश्य देख लिए होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको मैं खास कर बतला दूँ कि इससे अगले क्लास में आप जाइएगा 10वां से शायद 11वां क्लास 12वां क्लास में 12th में, तो आपको ये चैप्टर बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलेंगे। यदि आप ये चैप्टर छोटे पैमाने पर नहीं समझ पाते हैं, अच्छा से नहीं अगर आप क्लियर कर पाते हैं, तो बड़े पैमाने पर वो और क्लियर आपसे नहीं होंगे। तो हम विलम्ब न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप इसको पढ़ करके अवश्य अपने ऑब्जेक्टिव को सुधार लीजिएगा, अपने मार्क्स को बढ़ा लीजिएगा परीक्षा में। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम प्रश्न छोड़ चुके थे, 25वां प्रश्न तक पहुंचे थे और 25वां प्रश्न बना करने के बाद ये 26 प्रश्न आपके लिए छोड़ कर रखे थे कि आप इसको अवश्य बना लीजिएगा। प्रश्न था 26वां कि 1 वोल्ट कहलाता है, यही प्रश्न आपके लिए दिया था। अब यहाँ इसी से हम सोल्यूशन कर देने वाले। देखिए 1 वोल्ट कहलाता है क्या, देखिए 1 वोल्ट कह रहा है, 1 वोल्ट कहते हैं किसको, तो वोल्ट से भी फॉर्मूला था V बराबर W/Q, ये है V, फॉर्मूला था V बराबर W/Q। W होता है काश, काश का ऐसा मतलब होता है जूल, आई है Q, Q है आवेश, आवेश का ऐसा मतलब होता है कूलम। तो जूल बटा कूलम कहेंगे आपका। देखिए जूल बटा कूलम ऑप्शन ऊपर है, बी है, तो आपका ऑप्शन होगा बी, जूल बटा कूलम या जूल प्रति कूलम कहेंगे। जूल प्रति कूलम यानी किसका, तो 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट मतलब इसको जूल प्रति कूलम भी कहेंगे, या जूल प्रति कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का ये पहला प्रश्न था, आपके लिए शायद पहले पूछा गया था प्रश्न था। अब ये 26वां प्रश्न का 27वां प्रश्न की ओर आते हैं। 27वां प्रश्न है किलोवाट घंटा अर्थात kWh का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। आपका ऑप्शन है धारा का, बी समय का, सी विद्युत ऊर्जा का और डी विद्युत शक्ति का। मतलब किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा का और बता दें, इसी को एक BOT भी बोलते हैं, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, या इसको एक यूनिट भी कहते हैं, जो व्यवहारिक मात्रक में होता है। हम अपने घरों में जो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक प्रयोग में लाते हैं तो उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक हम चलाते हैं तो उसको 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और यह विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का, जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, तो जब 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग में लाते हैं तो उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और उससे 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। 1 यूनिट, आप इसको से निकाल भी सकते हैं अपने घर में कितना यूनिट बिजली खर्चा कर रहे हैं। जब अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, आपका फिलहाल आंसर होगा सी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा का। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका 28वां प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न पर गौर कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। शायद आप विद्युत हीटर का जो कॉइल देखते होंगे, जो घरेलू घर में उपयोग करने वाले होते हैं विद्युत हीटर, तो इस तरह से गोल होता है अंदर कॉइल। इस कॉइल में इस तरह से आकृति बने होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप देखे होंगे। तो ये कढ़ाई किसका बना होता है, यही कॉइल के बारे में पूछा रहा है कि कुंडली होता है, ये कुंडली को करें, यही कुंडली किसका बना होता है। ऑप्शन ये है नाइक्रोम का, बी टंगस्टन का, सी तांबा का, डी जस्ता का। तो आपका ऑप्शन होगा नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है, इसी को नाइक्रोम या कहीं कहीं नाइग्रोम लिखा मिलेगा आपको। नाइक्रोम या नाइग्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। निकेल और क्रोमियम को जब मिश्रण बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नाइक्रोम। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, इसी से बना होता है क्या चीज़, ये हीटर का तार। हीटर का तार कहेंगे, ये आपके घरों में आयरन करने वाला मशीन होता है, स्त्री आयरन कहते हैं, उसमें भी यही कॉइल, इसी का कॉइल बना होता है।
इसी का होता है नाइक्रोम का होता है। तो आपका सही जवाब है नाइक्रोम। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक धातु है जो फिलामेंट में इसका प्रयोग करता है। बल्ब के अंदर जो विद्युतीय बल्ब होते हैं उसके अंदर फिलामेंट बना होता है और वो फिलामेंट टंगस्टन का ही होता है। ये तांबा और जस्ता का नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न आपके लिए होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रश्न पूछे भी गए हैं। प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी, लेकिन ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनकी संभावनाएं फिर आने की ज़्यादा है। और एक विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न, दो तरह के प्रश्न इसमें होते हैं। विद्युत चुंबक में दो तरह के चुंबक होते हैं, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। मतलब चुंबक दो प्रकार के बनाते हैं, एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। देखिए चुंबक की अगर चर्चा हम करें, चुंबक एक परमानेंट, इसको बोलते हैं अस्थायी, अस्थायी, और दूसरा होता है अस्थायी, अस्थायी। हाँ, चुंबक बनाए जाते हैं, चुंबक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, चुंबक बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं किसको से? तो जब परिनालिका के अंदर लोहे का प्रयोग करते हैं, नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, नरम लोहा मतलब मुड़ जाने वाला लोहा, तो अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। और अस्थायी चुंबक को ही हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका नाम है अस्थायी चुंबक को ही विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। इसका कहने का मतलब जब धारा मिलेगा तो चुंबक बनेगा, धारा नहीं मिलेगा तो चुंबक नहीं बनेगा। धारा मिलेगा तो चुंबक बनेगा, मतलब विद्युत है तो चुंबक है, विद्युत नहीं तो चुंबक नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए चुंबक बनता है, बाद में नहीं बनता है। आप गौर किए होंगे, आपके घरों में जो मोटर या पंखा लगे होते हैं, उस पंखे के अंदर कॉइल होते हैं। उस कॉइल के अंदर धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आप चलते भर में उसके पास में कुछ हम कोई लोहा का उपकरण ले जाएंगे तो वो अंदर की ओर खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर चुंबक बनता है। लेकिन जैसे ही बिजली उसमें नहीं रहती है तो चुंबक नहीं बन पाता है। अर्थात कहने का मतलब कि अस्थायी चुंबक बनता है किसका प्रयोग करने से? तो अस्थायी का होता है नरम लोहा का प्रयोग करने से, नरम लोहा का प्रयोग करने से। अगर यही कहता अस्थायी चुंबक तो इस्पात आएगा, इस्पात, इस्पात। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। पूछेगा आपके से कि अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है नरम लोहा का प्रयोग करने से, इस्पात का प्रयोग करने से। तो अस्थायी की चर्चा की जाए तो बोलेगा इस्पात का प्रयोग करने से, मतलब कड़ा लोहा जो मुड़ता नहीं, समानता कड़ा लोहा का प्रयोग करते हैं तो बोलेंगे उसको अस्थायी चुंबक। यहाँ कह रहा था विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो आप तो कहिएगा नरम लोहा का। नरम लोहा का मतलब आगे समय अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए चुंबक बनेगा, फिर चुंबकीय गुण उसमें से खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका फिलहाल आंसर हुआ डी, नरम लोहे का। आज का तीसरा प्रश्न पर गौर करते हैं। तीसरा प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला कौन सा युक्ति है, अर्थात मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कह सकते हैं, विद्युत उपकरण कह सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला कौन सा युक्ति है? आपका ऑप्शन पहला है, देखिए जनित्र, बी है मोटर, सी है एमीटर, डी है गैल्वेनोमीटर। तो आपका यहाँ विशेष रूप से अगर आंसर देखा जाए तो होगा ये जनित्र। जनित्र क्या है? तो जनित्र डायनेमो को कहा गया है, डायनेमो को ही हम लोग जनित्र कहते हैं। और ये डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायनेमो ही उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने वाला होता है ये डायनेमो। किस ऊर्जा को बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप बताइए कि डायनेमो का खोज किसने किया था? डायनेमो का खोज किसने किया था और डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये दो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं प्रश्न कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइएगा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही डायनेमो का आविष्कार किए थे, माइकल फैराडे। याद रखिए माइकल फैराडे ने आविष्कार किया था। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन होगा ये जनित्र। जनित्र का नाम है ये डायनेमो है, याद रखेगा जनित्र ही डायनेमो है। ये मोटर क्या करता है? तो उसका उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। अगर पूछे मोटर क्या करता है तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, लाइन देंगे तो यांत्रिक मतलब उसको से हवा निकलेगा, पंखा घूमेगा या पानी निकलेगा, वो निकलता है। तो लाइन देने के बाद से निकलता है। इसमें क्या होता है कि लाइन नहीं देते हैं, इसको घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब फिर विद्युत ऊर्जा बनता है किसमें? जनित्र में। तो आपका ऑप्शन होगा ये। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट था प्रश्न आपके लिए, नोट कर लिखिएगा इसको। अगला प्रश्न क्या करा है, डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा बच्चा आता है। प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1 HP अर्थात अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP में कितने वाट होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 1 HP, देखिए अगर 1 HP की बात की जाए तो HP का फुल फॉर्म होता है अश्व शक्ति। ये HP अश्व शक्ति हॉर्स पावर, HORS हॉर्स पावर, POWER पावर। पहले क्या हुआ था ना कि जब हमारे देश में मोटर का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, उस समय पहले घोड़ा से खींचे जाते थे, टमटम से घोड़ा से बैठा कर पैसेंजर को या कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। टमटम हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, बैल गाड़ी हो गया, उसी को इक्का गाड़ी और दुक्का गाड़ी के नाम से जानते थे। इक्का गाड़ी में एक जानवर होता है और दुक्का गाड़ी का मतलब उसमें 2 जानवर खींचने वाले होते हैं। तब उस समय सबसे शुरुआत में जब मोटर का आविष्कार हुआ, बनाया गया, तो उस समय उसकी क्षमता बताया गया किसको से, वही HP से। कहा गया कि एक घोड़ा के शक्ति के बराबर है तो उसको 1 HP कहेंगे, 2 घोड़ा के शक्ति के बराबर है 2 HP कहेंगे। अब मतलब जितने घोड़ा के शक्ति के बराबर है तो उसको उतने HP कहेंगे, अर्थात उसको हॉर्स पावर से तुलना किया गया था। और वही आज तक यही मात्रक बन गया जो अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिश ने दिया था, इसलिए इसको FPS मात्रक भी कहते हैं। FPS मात्रक, FPS मात्रक, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और ब्रिटिश पद्धति में शक्ति का ऐसा मात्रक होता है HP, यानी हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर होता है। अब 1 HP में बताया गया कि 1 HP में 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। याद रखिएगा कि 1 HP में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। आपको ऑप्शन देखिए 746 वाट कहाँ है, ऑप्शन ए में है। आप यहाँ बताइएगा, ये प्रश्न इंटर में पूछा गया था कि 1 वाट में कितने HP होते हैं। इसके साथ साथ 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट में कितने HP होते हैं। ऐसे उल्टा प्रश्न पूछा गया था कि 1000 वाट में कितने HP होते हैं, यह प्रश्न उल्टा पूछा गया था। तो कोई 1 HP में 746 वाट होता है, तो हम यहाँ से 1 वाट के निकालेंगे, फिर 1 वाट से निकाल के 1000 वाट का निकालेंगे। ऐसा प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन आपके लिए यही सीधा प्रश्न है कि 1 HP में कितने अश्व शक्ति होता है, तो 746 वाट होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पर गौर कीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगला साल पूछे जाए कि बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। ओम के नियम से प्रश्न है और ओम के नियम कभी नहीं छोड़ता है। ओम के नियम आपको याद नहीं है तो ओम के नियम हर साल सताएगा, या तो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो 4 अंक के पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव तो प्रश्न रहते ही रहते हैं, 2 अंक के रहेंगे भी रहेंगे। तो प्रश्न पूछे, देखिए प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। संबंध पूछा गया और ये संबंध से ही प्रश्न रहते हैं हर बार। पूछा निम्न से कौन ओम के नियम है, तो ओम के नियम फॉर्मूला होता है V बराबर IR, V बराबर होता है I इंटू R। याद रखिएगा V बराबर IR, तो V बराबर 1/R है, होगा नहीं, 1/R है। V बराबर R/1 है, भी नहीं होगा। V बराबर है IR इंटू R, तो आपका ऑप्शन होगा C, V बराबर I इंटू R। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 33 प्रश्न। 33 प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। मतलब इसमें से कौन सा जो संकेत है, पद है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए विद्युत शक्ति को लिखते हैं P से, और P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है, V इंटू आई। देखिए P बराबर V को लिखेंगे V बराबर I इंटू आर, एक फॉर्मूला हो गया I इंटू आर, फिर गुना हो गया I, तो यहाँ होगा P बराबर I इंटू आई, तो I स्क्वायर इंटू होगा R। तो यहाँ विद्युत शक्ति को I स्क्वायर इंटू आर से हम लोग निरूपित करेंगे। आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा पावर वाला है, पावर ना ऑप्शन थोड़ा सा लेवल नीचा हो गया है। ये हो लिखा हुआ होगा यहाँ I स्क्वायर इंटू आर लिखा हुआ है, यहाँ I इंटू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है V स्क्वायर बटा V स्क्वायर इंटू आई लिखा हुआ है, यहाँ V इंटू आई के पावर 2 लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न पूछा गया था किससे रिप्लेस करेंगे विद्युत शक्ति को, तो P से I स्क्वायर आर। आपका ऑप्शन होगा ये लिखा गया I स्क्वायर आर। ठीक है। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे आप ये प्रश्न को नहीं बना सकते हैं, फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न देखिए, प्रश्न कहा कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान, स्थिर विद्युत कहने का मतलब होता है, देखिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्थिर विद्युत की या स्थिर विद्युत कहेंगे। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, इसमें स्थिर होता है, रुका हुआ होता है। देखिए विरामावस्था में आपको देखिए होगा कि जो आवेश होते हैं
जो विरामावस्था में होते हैं। यही अगर विद्युत रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा रहेगा, तो उसमें आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं। पूछेगा स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं तो बोलेगा स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर होते हैं, और विद्युत धारा में आवेश गतिशील होते हैं। अगला स्लाइड में आपके लिए वही प्रश्न रखे हम, फिलहाल इसके लिए ऑप्शन होगा ये, स्थिर विद्युत में आवेश होता है स्थिर, अर्थात विरामावस्था में रहता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या करा है, धारा में आवेश रहते हैं। देखिए फिर वही आ गया, धारा कहिए या अर्थात विद्युत धारा कहिए, तो विद्युत धारा में आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में, विरामावस्था नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी, गति की अवस्था में होते हैं। क्लियर है। दोनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 12th में एक सेक्शन ही पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की, और दूसरा पढ़ना है विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रिक करंट, दोनों में पढ़ना है। और स्थिर विद्युत में विद्युत में जो आवेश होते हैं, जो रुके हुए थे विरामावस्था में होते हैं, उसी के गुण, उसी का अवस्था, उसी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। और विद्युत धारा में आवेश होता है जो गतिशील अवस्था में होता है, उसका प्रकार, उसी का वर्णन हम लोग पूरा पढ़ते हैं चैप्टर में। तो आपका फिलहाल इसका ऑप्शन होगा बी, धारा में होता है गतिशील अवस्था में आवेश। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपके लिए 36 प्रश्न पूछा गया। 36वां, ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या है, बताइए आप। इसका आंसर छोटा सा प्रश्न है, ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होगा। ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होगा। आपका ऑप्शन है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप, डी में से कोई नहीं। ऊर्जा का ये सही मात्रा कौन होगा। देखिए ताप का ये सही मात्रा, ताप तो बहुत ताप का ये सही मात्रा होता है केल्विन, जूल किसका मात्रक है और कैलोरी किसका मात्रक है, ये दोनों में से कोई होंगे। ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या है, ऊर्जा का ये सही मात्रक कहेंगे आपके लिए कैलोरी होगा। क्या होगा, कैलोरी। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताप का ये सही मात्रक दूर होता है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, मतलब व्यवहार के रूप में किलोवाट घंटा का मात्रक कौन होगा। तो आपको ऑप्शन में बताए थे कि अपने घरों में जितना यूनिट बिजली खर्चा होती है वही किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली, 3 यूनिट बिजली, हमारे बिहार सरकार ने कुछ यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, तो वही यूनिट बताया गया, मतलब व्यवहारिक मात्रक है। तो आपका ऑप्शन होगा ये यूनिट, जो व्यवहारिक मात्रक होगा ये। इसको 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा भी इसको कहा जाता है, 1 यूनिट को। तो यहाँ इसका मात्रक ऑप्शन होगा ये यूनिट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 जूल का मान होता है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मूव कर गया है, मतलब घुमा दिया गया, लेवल 2 के प्रश्न होंगे और ये सोचने विचारने वाला प्रश्न होगा, थोड़ा सा इसमें गौर करिएगा, डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। प्रश्न का 1 जूल, देखिए ये दिया गया 1 कैलोरी। देखिए हम लोग को पता है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में जो होता है तो 4.18 जूल होता है। अब यही पूछा गया है 1 जूल में कितना होगा। 1 जूल में आप निकाल दीजिएगा तो लगभग होगा 0.24 कैलोरी, कैलोरी। तो आपका ऑप्शन होगा ये बी, 0.24 कैलोरी। आपका ऑप्शन होगा कौन, बी। पूछेगा 1 कैलोरी में कितना, तो 4.18 जूल, 4.18 जूल होगा, इतना होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, प्रश्न है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऋण इलेक्ट्रोड, जो शुष्क सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, शुष्क सेल उसको कहते हैं। 2 प्रकार के बैटरी होते हैं, एक शुष्क सेल होता है, एक संचायक सेल होता है। तो इस तरह से 2 को टर्मिनल लगा होता है, एक टर्मिनल होता है ऋण आवेश का, माइनस का, एक होता है प्लस का। प्लस का होगा उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, कैथोड, कैथोड। और इसको माइनस का उसको बोलते हैं एनोड, एनोड। तो एनोड को बोलते हैं। अब यही एनोड दोनों इलेक्ट्रोडे है, कैथोड कहिए चाहे एनोड कहिए, दोनों इलेक्ट्रोडे है। और इसमें कहा कि ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड के बारे में पूछा गया कि किस धातु का बना होता है। तो ये ऋण इलेक्ट्रोड होता है जो जस्ता का बना होता है। किसका होता है बना, जस्ता का। और ये सॉरी जस्ता का, ये होता है कैथोड होता है जो ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा, एनोड किसका बना होता है, जस्ता का, कैथोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। प्रश्न पूछा गया है ऋण इलेक्ट्रोड मतलब एनोड माइनस वाला किसका होता है, जस्ता का। तो आपका ऑप्शन है बी, जस्ता का बना। फिर पूछता कैथोड किसका बना होता है, कार्बन का बताएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाता है, लेकिन कैथोड नहीं पूछा गया। याद रखिएगा आपके घर में जो भी बैटरी होते हैं, शुष्क सेल होते हैं,
शुष्क सेल कहने का मतलब एक बार पहले से चार्ज होकर आता है, दोबारा चार्ज नहीं हो पाएगा, उसी को शुष्क सेल कहते हैं। सूखा सेल भी कहते हैं उसको। एक बार जब ख़त्म हो गया बैटरी चार्ज तो दोबारा चार्ज नहीं हो पाएगा। जैसे समानतः जो टॉर्च होते हैं, निप्पो बैटरी लगाया जाता था, वो बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होता। लेकिन अब जितना भी उपकरण आ रहे हैं सब में चार्ज होने वाला बैटरी आ रहा है इनपुट होकर के, क्योंकि वह संचायक सेल होता है और उसको चार्ज समाप्त होने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो ये शुष्क सेल में देख लीजिए, प्रश्न में आपको जो भी मिला है आपका ऑप्शन ये है बी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड। फिर वही प्रश्न आ गया, दोबारा हम जो बता चुके थे, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कैथोड किसका बना होता है, कार्बन का। आपका ऑप्शन होगा सी, कार्बन का बना होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, प्रतिरोध को आर से शुरू करते हैं। आर फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो ओम के नियम से होता है V बराबर आई इंटू आर। आर बराबर कह सकते हैं V बटे आई, V बटे आई। और V बटे आई किस ऑप्शन में है देख लीजिए, V बटे आई कौन सा ऑप्शन आपके लिए उचित होगा। आर बराबर V बटे आई, आपका ऑप्शन होगा बी। यही V बटा में आई स्लैश दिया गया, बटा का चिन्ह है, आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 41 के बाद 42 प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न करा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। जो फ्यूज का तार होता है किसका बना होता है, जो घरों में स्विच के बल्ब में बोर्ड में एक फ्यूज होते हैं, वो फ्यूज क्या करते हैं ना, फ्यूज आपके परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले फ्यूज जलता है, और फ्यूज जलने के बाद से अपने आप खुद जल जाता है और परिपथ को सुरक्षित रखता है। इसलिए फ्यूज बहुत जरूरी है। मतलब फ्यूज कहिए कि परिपथ का इंडिकेटर है। कहीं भी अगर हीट ज़्यादा होगा, शॉर्ट ज़्यादा होगा तो वह अपने आप खुद जल जाएगा, या लोड भी ज़्यादा होता है तो जल जाता है। तो फ्यूज किसका होता है, तांबे और टीना दोनों का मिश्र धातु होता है। तांबा और टीना दोनों मिल जाएगा तो बनता है फ्यूज का तार, ये तांबे और टीना का। और इस तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पूछाएगा फ्यूज किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज क्या करता है, हमारे परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। अपने गल जाता है लेकिन परिपथ को सुरक्षित रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखें, आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, पूछा रहा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब का एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने ऊर्जा होता है, ये पूछा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 होगा। 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 जूल होगा। आपका ऑप्शन ए। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वोल्ट होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 ये जूल में आएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, डाटा था, डाटा को याद करने होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर, एक प्रोटॉन पर, एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ऐसे याद रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिली एम्पियर में, इसको मिली एम्पियर कहेंगे, एम ए लिखा होता है, मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो एक एसआई उपसर्ग होगा, ये आप क्लास 9th में पढ़ाया था, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, एक्सा, पेट्टा, टेरा, जिगा, मीगा, किलो, ये सब पढ़े होंगे। तो इसमें मात्रक भी मिलता होता है। मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, ऐसे पढ़ते हैं 6 फिर 9 फिर माइनस 12 माइनस 15 माइनस 18 तो होता है। फिर उसके बाद प्लस में पहुंच जाते हैं, प्लस पावर होता है। तो यहाँ पूछा गया है मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर, देखिएगा मिली लगाया गया है और एम्पियर लगाया गया है, एम्पियर। तो मिली का कहने का मतलब है 10 के पावर माइनस 3 और एम्पियर तो एम्पियर ही है। तो आपका ऑप्शन होगा 10 के पावर माइनस 3। ये 10 माइनस 3 ये नहीं है, ये 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि पावर वाला है ना जो नीचे लेवल में हो जाता है, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा ये 10 के पावर माइनस 3। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो इसी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, एक ये है माइक्रो, एक माइक्रो है, एम्पियर में कितना होगा। प्रश्न हो गया, फिर यही प्रश्न था। एक माइक्रो, इसको माइक्रो लिख दें, यू को खींच देंगे तो म्यू कहेंगे, और म्यू यही है, माइक्रो है। तो एक माइक्रो एम्पियर में कितना होगा, तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। अभी बताए मिली में 10 के पावर माइनस 3 होगा, माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 होगा। फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेमटो, ऑटो, ऐसे 3-3 बढ़ते जाइए, 3-3 बढ़ते जाएंगे, उतना छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा समझते हैं, 10 के पावर माइनस 6 कहने का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर माइनस 6 कहने का मतलब क्या हुआ, यह है एम्पियर। 10 के पावर 6 माइनस 6 मतलब 1 बटा में 10 के पावर प्लस में 6। अगर 1 एम्पियर है तो उसको 1 बटा में 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब 1 एम्पियर का 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाखवां भाग होगा 1 एम्पियर का
10 लाखवां भाग, मतलब 10 लाख में बांटेंगे तो एक भाग वही हम लोग का लगेगा 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? 1 एम्पियर को उतना भाग में बांटेंगे ना, तब छोटा सा आएगा 1 माइक्रो। क्लियर है? अगला प्रश्न तो आपका ऑप्शन होगा कौन? डी। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है, देखिए, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, देखिए पढ़ा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूछा है, गति कब कर सकता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कब गति करता है? देखिए, कोई भी चालक पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शुरुआती अवस्था में होते हैं जो अनियमित होते हैं। अनियमित कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर दिशा को गति कर रहा है, कोई इन्हें गति कर रहा है, कोई इधर इधर, मतलब अनिश्चित दिशा में गति करते हैं। जब इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल लगा दिए, धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुछ समय के लिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ की ओर गति करता है। इसी को, जिस वेग से गति करता है, इसी को ड्रिफ्ट वेग बोलते हैं या अनुगमन वेग बोलते हैं। इधर की ओर आएगा, फिर इसके बाद से इधर से चलना शुरू करता है। कुछ समय के लिए आकर्षित होते हैं इधर की ओर, यहाँ से इस सिरा पर आएगा, प्लस पर आएगा, आकर्षित होगा प्लस से माइनस की ओर, तो इधर को आकर्षित होगा और फिर कुछ देर बाद इस तरह से रास्ते में अपना चलना शुरू कर देगा। तो प्रश्न में जो पूछा गया था अनुदेश में, ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं रहता है। तब विद्युत दाब कहने का मतलब कहीं विद्युत ज़्यादा, कहीं विद्युत कम, तो विद्युत दाब में अंतर होगा तभी प्रवाह होगा, अंतर नहीं होता प्रवाह नहीं होगा। बराबर रहेगा तो प्रवाह कैसे होगा? दोनों बराबर है तो बेल में रहेगा, अंतर रहेगा तो होगा। तो आपका आंसर होगा बी, विद्युत दाब में अंतर होने के कारण। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न होगा, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया हो तो कार्य का मान होगा। पूछा गया कार्य का मान, कहा कि अगर Q आवेश, मतलब आवेश को कहा गया Q और विभवांतर को V, ये क्या है? आवेश है, आवेश, और ये क्या है? विभवांतर। फिर पूछा गया तो किया गया कार्य का मान, पूछा कार्य को W से लिखेंगे, फॉर्मूला होता है V बराबर, तो कार्य को लिखते हैं W से, तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। तो कार्य पूछा गया है तो W आएंगे इधर, तो W होगा V इंटू Q। आप ऑप्शन में देख लीजिए, W बराबर V इंटू Q, V गुना Q। आपका ऑप्शन होगा C, V इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो Q होगा C ऑप्शन है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, मतलब उस प्लेट कहेंगे उस जिस से भेजता है, धन ध्रुव ऋण ध्रुव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सेल होता है, देखिएगा ये सेल है तो ये प्लस, ये है माइनस, धारा भेजने का काम करता है। परिपथ में कर रहा है, बाहरी परिपथ में, तो बाहरी परिपथ में प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर कोई भी सेल होता है तो परिपथ के बाहर जो धारा होता है प्लस से माइनस की ओर भेजता है। लेकिन सेल के अंदर पूछा जाएगा तो उल्टा होगा, सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है। यही तो यहाँ ट्विस्ट है इस प्रश्न में। प्रश्न पूछा गया था सेल बाहरी परिपथ में प्लस से माइनस की ओर अर्थात धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन हुआ? ये धन से धन ध्रुव से भेजता है, तो धन ध्रुव से भेजा, और किधर भेजा? ऋण की ओर भेजेगा। पूछा है कि भेजता है, प्लेट से भेजता है, तो धन ध्रुव प्लेट से, किसे? धन ध्रुव प्लेट से। यही परिपथ के सेल के अंदर कहता है, सेल के बाहरी परिपथ पूछा है, कहता है सेल के अंदर में, तो सेल के अंदर में उल्टा होता है, माइनस से प्लस होता है। ये आप दिमाग में पैटर्न फिक्स रखिएगा ना, आंसर याद रहेगा। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये 49 प्रश्न होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं आपसे, खाली 10वां केवल नहीं, आगे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, फिर चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, फिर चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, फिर ताप पर निर्भर करता है। मतलब 4 चीज़ है निर्भर करने के लिए, पहला लंबाई, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा ताप,
फिर पदार्थ, किस पदार्थ का बना हुआ है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घट जाता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घट जाता है, और वही प्रकृति बदलने पर बदल जाता है। जैसे लोहा का होगा उसका अलग प्रतिरोध होगा, चांदी का अलग प्रतिरोध होगा, सोना का अलग प्रतिरोध होगा, सभी धातु का अलग प्रतिरोध होगा, तांबा का अलग प्रतिरोध होगा। सबसे कम प्रतिरोध वाला तार होगा सोना का, जिसमें कम धारक का विरोध होता है, लेकिन महंगा होने के कारण से इसको तार में प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन देखिए, प्रश्न में कहा था किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर। लंबाई पर बताएं अभी होता ही है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, हाँ क्षेत्रफल पर भी होता है। चालक की प्रकृति पर, हाँ प्रकृति पर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन का उपयुक्त सभी, इधर सभी होगा। ताप भी रहता ना, ताप पर भी निर्भर करता है, एक और लग गया, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर, ताप बढ़ता है ना तो चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लेकिन यही उल्टा होता, अर्ध चालक रहता ना तो ताप बढ़ने से अर्ध चालक का प्रतिरोध घट जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्ध चालक है। अगला प्रश्न क्या होगा आपका, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा, 50वां प्रश्न होगा। इस प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को इसको खुद से बनाकर कोशिश कीजिए, बनाइए। करा है किसी अस्थायी विद्युत धारक द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। मतलब ये ऊष्मा एच का मान पूछा गया, ये ऊष्मा का मान पूछा गया कि आपका क्या होगा, ये आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखिएगा। ये आपका अगला लास्ट प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न के लिए हम छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर, आप इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि हर सेक्शन में आपके लिए एक प्रश्न लास्ट का छोड़ते हैं, ताकि अगले शुरुआत करते हैं अगले पार्ट में, तो प्रश्न में आप पहले कमेंट में जरूर लिख रहिएगा। आप अपना तैयारी इसी तरह से बनाइए रखिएगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक जरूर भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।